नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक, अब से पहले अपना एक टॉपिक चल रहा था लोकतंत्र। अब से पहले अपने लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र का अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार कितने प्रकार के, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे लोकतंत्र के गुण। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। इसमें शासन सत्ता का प्रयोग लोकमत के अनुकूल और सर्वसाधारण के हित में किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र के प्रमुख गुण, पहला गुण है लोक कल्याण की भावना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है लोक कल्याण की भावना। इसमें शासन सत्ता का प्रयोग आवश्यक रूप से लोक कल्याण के हित में ही किया जाता है। लोक कल्याण में, लोकतंत्र में संप्रभुता अंततः किसमें निहित होती है? जनता में। अतः इसमें जनता के सामान्य हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी वर्ग विशेष के हितों का नहीं। इस प्रणाली में शासन जनता की प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और उन प्रतिनिधियों को शासन का अधिकार जनता द्वारा इस विश्वास पर प्रदान किया जाता है कि ये लोकतंत्र का संचालन जनता के हित में करेंगे। लोकतंत्र के शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः उन्हें जनता की इच्छाओं तथा हितों के प्रति सदैव सजग रहना पड़ता है और उनके अनुकूल कार्य करना पड़ता है। दूसरा है सार्वजनिक शिक्षण के लिए उपयुक्त। लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसा कि आशीर्वादों ने कहा है, यह जन शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर किया गया प्रयोग है। लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को शासन संबंधी, राजनीति और सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। इसमें जनता अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों को समझने लगती है तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करना सीखती है। तीसरी है शासन व कुशलता। दूसरी शासन प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र अधिक कार्यकुशल होता है। यही एकमात्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें शासक जनता के नियंत्रण में रहते हैं तथा उसके प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। किसके प्रति? जनता के प्रति। इसमें शासन का प्रबंध संचालन करने वाले व्यक्ति अल्प समय के लिए निर्वाचित होने तथा अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होने के कारण सर्वाधिक रूप से कार्यकुशल एवं जनता के विश्वास के पात्र होते हैं। चौथी विशेषता है व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण कि नागरिकता यह है कि नागरिकता के लिए एक प्रकार का शिक्षाशाला है। यह समान रूप से सभी व्यक्तियों की राजनीतिक विवेक और चरित्र को ऊंचा उठाने में योग देता है। इसमें नागरिकों के नैतिक और मानसिक गुणों का विकास होता है। लोकतंत्र नागरिकों के आत्मनिर्भरता तथा आत्मसम्मान की उस भावना को भरता है जिससे व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करना सीखता है। इस प्रकार लोकतंत्र व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाने की शिक्षा देता है। पांचवा है जनता की इच्छा पर आधारित स्थायी शासन। लोकतंत्र जनता की सरकार होने के कारण जनता की इच्छाओं पर आधारित होता है। जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है तथा वे प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं के अनुसार नीति और कानून निर्माण का कार्य करते हैं और शासन चलाते हैं। लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली की तुलना में एक अधिक स्थायी व्यवस्था है। छठा है राजनीतिक जागृति। लोकतंत्र जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करता है। शासन कार्य तथा समय समय पर होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने के कारण जनता सदैव जागरूक रहती है। उसके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन भी है। देशभक्ति को प्रोत्साहन। लोकतंत्र जनता में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। जिस देश के शासन में जनसाधारण का कोई भाग नहीं होता, उसके लिए उनमें बलिदान तथा त्याग करने की तत्परता भी नहीं होती है। लोकतंत्र प्रबंध में जनसाधारण को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करके उनकी देशभक्ति तथा देश के प्रति लगाव की भावना को जागृत करता है। आठवां है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावना बहुत कम होती है।
इसका कारण यह है कि जनता क्रांति तभी करती है जब शासक वर्ग के द्वारा उस पर भारी अत्याचार किए जाते हैं तथा उन अत्याचारों में मुक्ति पाने का उसके पास कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता है। लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा वे जनता की इच्छा के अनुकूल ही शासन का संचालन करते हैं। यदि वे जनता की इच्छाओं को निरंतर अवहेलना करते हैं तो जनता को एक निश्चित अवधि के पश्चात उनको पद से हटाने का अधिकार होता है। ऐसी स्थितियों में क्रांति की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। 9वां है स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श पर आधारित। लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समानता के आदर्श पर आधारित शासन व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर मनुष्य में भेद नहीं किया जाता। इस प्रकार के शासन में सब मनुष्य समान समझे जाते हैं। सभी को शासन के समान रूप से भाग दिया जाता है तथा सभी को विकास के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकों को व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता जितनी लोकतंत्र में सुरक्षित रहती है उतनी अन्य किसी शासन में नहीं। इसके अंतर्गत शासन के लाभ भी सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, अतः यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है। 10वां है विचार विनिमय पर आधारित। लोकतंत्र अनुमति और विचार विनिमय पर आधारित होता है। इसमें अधिनायक तंत्र के शासन एक व्यक्ति के निर्णय सभी के ऊपर शक्ति के बल पर थोपे नहीं जा सकते, वरन सभी निर्णय आपस में विचार विमर्श के आधार पर किए जाते हैं और अंतिम है शांति एवं प्रगति के लिए उपयुक्त। लोकतंत्र ही एक शासन पद्धति है जिसमें शांति, व्यवस्था और प्रगति साथ साथ आसानी से चल पाते हैं। अधिनायक तंत्र में शांति और व्यवस्था तो होती है किंतु प्रगति की ओर ध्यान कम रहता है। जो कुछ थोड़ी बहुत प्रगति होती है उनमें केवल एक आदमी या थोड़े से व्यक्तियों का ही हाथ रहता है और उसके पीछे संभवतः जनता का कोई समर्थन नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में स्वतंत्रता का वातावरण रहता है तथा स्वतंत्रता के वातावरण में ही सब प्रकार की प्रगति, यहाँ तक कि वैज्ञानिक प्रगति संभव होती है। अब ये थे लोकतंत्र के गुण। अब है लोकतंत्र के दोष। तो लोकतंत्र के दोष क्या है? प्लेटो से लेकर के आज तक अनेक विचारकों ने लोकतंत्र की कटु आलोचना की है। अरस्तु ने लोकतंत्र को सरकार का सबसे विकृत रूप बताया। तो लोकतंत्र, ऐसे लुडोविसी ने कहा है कि लोकतंत्र मृत्यु का मार्ग है और कुलीन तंत्र जीवन का। तो लोकतंत्र की आलोचना के निम्न आधार है। पहला है अयोग्यता की उपासना। लोकतंत्र पर एक आरोप यह लगाया जाता है कि इसमें अक्षमता और अयोग्यता की उपासना की जाती है। इसमें गुण की अपेक्षा किस पे ज़्यादा बल दिया जाता है? संख्या पर। इसमें मत गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। अर्थात मूर्ख और बुद्धिमान दोनों में महत्व समान समझा जाता है। तो यूरोप के प्रसिद्ध कार्लाइल के अनुसार संसार में मूर्खों की संख्या बुद्धिमान की तुलना में कई गुना है, अतः सभी को समान मताधिकार देने का तात्पर्य मूर्खों की सरकार की स्थापना करना है। तो लोकतंत्र के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट प्रशिक्षण के मूल्य की उपेक्षा करता है। इसलिए लोकतंत्र क्या है? अयोग्यों का शासन है। दूसरी है दल प्रणाली के दूषित प्रभाव। आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्यों के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में यह दल प्रणाली लोकतंत्र को क्या करती है? भ्रष्ट बना देती है। कैसे? राजनीतिक दल सदैव अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य जनता की सेवा करने के स्थान पर किसी भी प्रकार से शासन सत्ता में अपना अधिकार करना है। चुनावों के समय राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रति ऐसा दूषित प्रचार करते हैं जिससे सारे देश में गृह युद्ध का सा वातावरण पैदा हो जाता है। तो दलीय अनुशासन कठोरता के कारण राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं तथा इसके कारण मतदाताओं की स्वतंत्रता का भी अंत हो जाता है। इसलिए दलीय प्रणाली के दूषित प्रभाव। धनवानों का शासन। अगली, धनवानों का शासन। लोकतंत्र के संबंध में यह कहा जाता है कि
इसमें सभी व्यक्ति समान होते हैं तथा सभी का समान रूप से शासन में हाथ होता है, परंतु व्यवहार में शासन सत्ता में केवल धनवानों का ही नियंत्रण रहता है। लोकतंत्र में शासन सत्ता प्राप्त करने का आधार निर्वाचन होता है और निर्वाचन में काफी धन खर्च करना पड़ता है। अतः चुनाव लड़ने का कार्य केवल साधन संपन्न लोग ही कर सकते हैं, निर्धन नहीं कर सकते। फलस्वरूप विधानसभा में केवल धनी लोग ही निर्वाचित हो पाते हैं। ऐसी विधानसभाओं के द्वारा सार्वजनिक हित की उपेक्षा वर्ग विशेष के हितों के कानून का निर्माण अधिक किया जाता है। प्रचार के साधनों पर भी धनी लोगों का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों की समानता तथा स्वतंत्रता की बात कहना केवल एक दिखावा है। इसलिए लोकतंत्र व्यवहार में लोकतंत्र न रह करके धनिक तंत्र हो जाता है। अगला है धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्रीय शासन में सार्वजनिक धन और समय का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लोकतंत्र में धन की बर्बादी एक वास्तविकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बार बार चुनाव कराने, चुनाव के समय मतदाता सूची तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने, समय समय पर समितियों आदि का निर्माण करने, प्रतिनिधियों को वेतन भत्ते आदि देने में बहुत अधिक धन की बर्बादी होती है। इसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल होती है कि कानूनों के निर्माण में कुछ ही दिन लगने चाहिए, उन्हें वर्षों लग जाते हैं। इसमें बहुत सा बहुमूल्य समय अनुपयोगी वाद विवाद, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा समिति पद्धति के कारण नष्ट हो जाती है। इसलिए ये धन और समय का अपव्यय होता है। शासन में भ्रष्टाचार। लोकतंत्र पर एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि इसमें शासन भ्रष्ट होता है। कैसे? लोकतंत्र में शासन सत्तारूढ़ दल द्वारा दलीय हित को ध्यान में रखकर चलाया जाता है, सार्वजनिक हितों और कल्याण की दृष्टि से नहीं। प्राय ये देखा गया है कि निर्वाचन के समय जो लोग सत्तारूढ़ दल की मदद करते हैं, शासन के द्वारा ऐसे व्यक्ति तथा उनसे संबंधित आदि को उनकी नौकरी दिलाकर, व्यवसाय संबंधी सुविधाएं देकर तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। छठा है अनुत्तरदायी शासन। अनुत्तरदायी शासन कैसे है? लोकतंत्र शासन का सिद्धांत जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवहार में अनुत्तरदायी होता है। ये देखा गया है कि जनता के प्रति एक बार चुन लिए जाने के बाद अपने उत्तरदायित्वों को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में उत्तरदायित्व की भावना का स्वार्थी अभाव होता है और किसी भी कार्य के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अगला है कुशिक्षा का साधन। लोकतंत्र के विरुद्ध एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि शिक्षा की बजाय अशिक्षा और कुशिक्षा का साधन है। इसमें जनता की चापलूसी की जाती है। इसमें शासन के दोषों को जनता से ही छुपाया जाता है। जनता में सामान्यतः एक झूठी भावना पैदा की जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपने देश के शासन में उतना ही योग्य है जितना दूसरा व्यक्ति होता है। अगला नैतिक दृष्टि से दोषपूर्ण। कुछ विचारकों ने लोकतंत्र को नैतिक महत्व पर गंभीर आशंका प्रकट की हैन आलोचक का मत है कि लोकतंत्र में ईमानदारी के स्थान पर सर्वत्र असत्य की धूम रहती है। झूठ बोलना तथा दूसरे की निंदा करना ही राजनीतिक आधार बन जाते हैं। चुनाव के समय दूसरों पर कीचड़ उछाले जाते हैं, एक दूसरे के प्रति गलत प्रचार किया जाता है तथा झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। धन की शक्ति संपूर्ण राजनीति को गंदा और दूषित बना देती है। चुनावों के समय समस्या को जनता के सामने नहीं रखा जाता, बल्कि इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे अधिक से अधिक मत मिल सकें। इन के प्रकारेण लोगों से वोटों द्वारा समर्थन प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य होता है। अगला है राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा। A.R. लॉर्ड्स के अनुसार लोकतांत्रिक देशों में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राजनीतिक हितों को स्थानीय हितों के लिए बलिदान किया जाता है। व्यक्ति और अधिकार की होड़ कुछ थोड़े से लोगों के लाभ के लिए समुचित राष्ट्र के हितों की उपेक्षा की जाती है। प्रतिनिधियों का उद्देश्य अपने अपने निर्वाचन हितों को ध्यान में रखना होता है। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि संपूर्ण राष्ट्र के हितों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए राष्ट्र हितों की उपेक्षा की जाती है। ये अल्पसंख्यकों का शासन। कुछ आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक सरकार बहुमत की सरकार नहीं होती है,
प्राय सत्तारूढ़ दल को मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है। अनेक लोकतांत्रिक देशों में मतदाताओं की उदासीनता प्रसिद्ध है। राजनीतिक दलों के द्वारा काफी प्रयास करने पर सामान्यतः 50% मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में बहुमत पर आधारित नहीं होता। भारत में भी ऐसा ही होता है। अगला है संकट के समय निर्बल। युद्ध और संकट के समय सामना करने के लिए शीघ्र निर्णय लेने तथा गोपनीय बनाए रखने की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक शासन युद्ध और शासन के समय निर्बल सिद्ध होता है, क्योंकि न तो वह शीघ्र गति से निर्णय कर पाता, न ही उसे शीघ्रता से कार्य रूप में परिणत करता। उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया मंद और जटिल होती है। लेकिन लोकतंत्र सत्ता में के एकीकरण के स्थान पर सत्ता में फैलाव के कारण संकट का दृढ़ता से मुकाबला करने में अक्षम अर्थात निर्बल सिद्ध होता है। इसलिए ये थे लोकतंत्र शासन व्यवस्था के गुण और दोष।